हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का संजीवनी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। ये जीडीसी परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। अभिकथन ए, अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। कारण आर, दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो आप लोगों को कोड देखकर अपना उत्तर चयनित करना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि ए और आर के बीच में ए को पढ़ने के बाद हम क्योंकि का प्रश्न करके आर को पढ़ते हैं, तो आंसर को टिक करने में आसानी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि जो दास्ता है वो औचित्यपूर्ण है समाज के लिए, क्योंकि दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है, इसलिए दास्ता का औचित्य है समाज के लिए। क्योंकि दास्ता से मालिक को ये फ़ायदा है कि उसे बौद्धिक कार्य करने के लिए समुचित अवकाश मिल जाता है, और दास के लिए ये फ़ायदेमंद है कि दास को एक संरक्षण मिल जाता है। और जो अरस्तु हैं, इन्होंने दास की मुक्ति की भी बात की है कि अगर दास का विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास, तो दास को मुक्त भी किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दें। तो इसमें कूट भी दिया गया है। ऑप्शन ए, प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। बी, प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। प्लेटो के लेख डायलॉग के रूप में हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कथन सही हैं। रिपब्लिक न्याय से श्रम विभाजन में भी ट्रस्ट करते हैं। कार्य विशेषीकरण, क्योंकि हर एक वर्ग के लिए एक अलग कार्य का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है। प्लेटो के लेख डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? ए, मिल, बी, वाहन, सी, बार्कर, डी, वेपर। इसका सही आंसर है बी, वाहन। वाहन का कहना है कि जो रूसो का संप्रभु है वो हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। दो कथन इस संदर्भ में आते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ संप्रभुता के बारे में वाहन ने कहा है कि जो रूसो की संप्रभुता है उसका सिर कटा हुआ लेवियाथन है, जबकि हर्नसा एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि लेवियाथन का कटा हुआ सिर जो है वो रूसो का सामान्य इच्छा है। यानी कि हर्नसा ने रूसो की सामान्य इच्छा को हॉब्स का लेवियाथन बताया है, जबकि वाहन ने संप्रभुता को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के लेखक कौन हैं? ए, गांधी जी, बी, डॉक्टर अंबेडकर, सी, गोखले, डी, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग इसका आंसर गेस भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह बुक 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त अंबेडकर जी की रचना है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक कौन है? ए, अरस्तु, बी, एक्विनास, सी, संत अगस्टाइन, डी, मैकियावेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्विनास। इसके अतिरिक्त एक्विनास ने सुम्मा थियोलॉजी का, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स, कमेंट्रीज ऑन अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स की रचना की है। इनको मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। इनके विचार अरस्तु से मिलते जुलते हैं,
इसलिए इनको मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। ए, संविधान का जो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, बी, संविधान का 27वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा, संविधान का 19वां संशोधन अधिनियम 1981 द्वारा, डी, संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, जिसमें संख्या निर्धारित की गई है कि पीएम समेत मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का आकार है, लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष में जानी गई? ए, 1857 ईस्वी, बी, 1858 ईस्वी में, सी, 1861 ईस्वी में, डी, 1909 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला जाता है, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? ए, नरेंद्र, बी, रामकृष्ण, सी, मूलशंकर, डी, रविशंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था तथा इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। भारतीयों के अपने गौरव को याद करवाने के लिए इन्होंने इस नारे का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। ए, प्रत्येक 2 वर्षों में, बी, प्रत्येक 3 वर्षों में, सी, प्रत्येक 5 वर्षों में, डी, प्रत्येक 4 वर्षों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्षों में। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। इसकी सर्वप्रथम स्थापना 1951 में की गई। ये आयोग केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपना सुझाव राष्ट्रपति को देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए, अध्याय 14 में, अध्याय 15 में, अध्याय 17 में, अध्याय 18 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्याय 15 में। भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं, जिसमें 15वें भाग में निर्वाचन संबंधी बात की गई है। ये 324 अनुच्छेद से लेकर इस भाग में 329 तक अनुच्छेद शामिल हैं। 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ए, प्रधानमंत्री द्वारा, बी, राष्ट्रपति द्वारा, सी, वित्त मंत्री द्वारा, डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से,
7 राज्यसभा से। कुल सदस्य संख्या 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं सदस्य। इसकी स्थापना 1919 के एक्ट के तहत 1921 में की गई थी। और यह लोक लेखा समिति कैग की एनुअल लेखा के आधार पर जांच करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 संबंधित है मानवाधिकार से, महिला विकास से, पर्यावरण से, परमाणु प्रसार से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण से। एजेंडा 21 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास मुद्दे पर केंद्रित है, जिसका सम्मेलन ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण पर शुरू हुआ सम्मेलन, जो सर्वप्रथम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, इसके जस्ट 20 वर्ष बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट का आयोजन किया जाता है। उसमें एजेंडा 21 का प्रतिपादन किया जाता है। एजेंडा 21 जैसे इसके नाम में 21 लगा, इसका मतलब है 21वीं सदी के लिए। हो तो रहा है ये सम्मेलन 20वीं सदी में, लेकिन ये 21वीं सदी के मूल्य लक्ष्यों को दर्शाती है कि हमें 21वीं सदी में क्या क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं। इसके अतिरिक्त 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, इसमें 3 कार्य योजना सामने आती हैं। एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित, एक बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, एक डिजर्टिफिकेशन से संबंधित, यानी कि जो रेगिस्तान बन रहा है इसको कैसे रोका जाए। इसके अतिरिक्त जो बायोडाइवर्सिटी हो रही है इसको कैसे रोका जाए, और इसके अतिरिक्त जो जलवायु परिवर्तन है उसको कैसे रोका जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। ए केंद्र को, बी राज्य को, सी राज्यों एवं केंद्र दोनों को, डी उपरोक्त में से किसी को नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, जबकि यूएसए में ये शक्ति राज्य के पास हैं। ये एकात्मक लक्षण है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना एकात्मक लक्षण है। इसीलिए हमारे भारत संविधान में जो संघवाद की व्यवस्था की गई है उसमें कई लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मकता के हैं, इसलिए एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक या अर्ध संघ भी कहा जाता है भारतीय संघ को। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है, हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र द्वारा विधि निर्माण किया जाता है, राज्य सूची से संबंधित विषय में राज्य द्वारा विधि निर्माण किया जाता है, जबकि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों विधि का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दोनों में विवाद की दशा में केंद्र का कानून मान्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो समय के साथ उभरते हैं, नए नए विषय जिसे किसी भी सूची में नहीं रखा गया है। तो ऐसे अवशिष्ट विषयों को जो किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है, उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 18, सी 17, डी 15। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। 17 में तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का
अंत किया गया है। केवल सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि को छोड़कर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में व्याख्यायित किया गया है। ए पॉल एच एपलबी द्वारा, बी आइवर जेनिंग्स द्वारा, सी सी एच एलेक्जेंड्री द्वारा, डी केसी वियर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केसी वियर द्वारा। इनके द्वारा भारतीय संघात्मकता को केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ कहा गया है कि यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मजबूत है भारतीय संघात्मकता में। इन्होंने अत्यंत संघी कहा है। इनके द्वारा भारतीय संघ को राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता वाला कहा गया है। किसमें? भारतीय संघ में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय हित प्राथमिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी संसद की वित्तीय समितियां, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण की बात कर रहा है। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था लोक लेखा समिति। तो जो लोक लेखा समिति है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर ही काम करती है। जो ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके आधार पर ही। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1976 में लेखा और परीक्षा को अलग अलग कर दिया गया था। आप लोगों को याद होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष में हुआ? ए 1969, बी 1971, सी 1973, डी 1975। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1975 में। 1947 में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। संरक्षित स्टेट बनाया गया था। इसके बाद 1975 में 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। इससे संबंधित विलय पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किया। ये भी पूछा जा सकता है कि जिस टाइम सिक्किम का भारत में विलय हुआ उस टाइम कौन से भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सह राज्य दर्जा दिया गया। 1947 में संरक्षित राज्य, फिर 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य, फिर 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, किसने टिप्पणी की थी? ए विलियम वेडरबर्न, बी कूपलैंड, सी आर पामदत्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1951 से 1960 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन हुए थे? ए 5 संशोधन, बी 7 संशोधन, सी 9 संशोधन, डी 11 संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 संशोधन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवी। आर कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में संविधान की बुनियादी ढांचा को सही ठहराया गया है, यानी कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है और ये तमिलनाडु के खिलाफ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, जो कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया था। यह मूल रूप से संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान यह उपाधि लौटा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरक्का समस्या किन 2 देशों के बीच विवाद है? ए भारत का बांग्लादेश, भारत का चीन, भारत तथा मालदीव, भारत तथा नेपाल। फरक्का समस्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समस्या है। फरक्का बैराज द्वारा गंगा नदी का पानी 2 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? ए मोतीलाल नेहरू, बी जेबी कृपलानी, सी राजकुमार शुक्ल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला ऐसा सत्याग्रह था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया था? ए आयरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है तथा संसदीय प्रणाली पर निर्वाचित एक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कृत्य, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था यानी सूचियाँ, 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित किए जाना अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वाद या झगड़े का निर्णय किया जाता है? ए निर्वाचन आयोग द्वारा, बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी निर्वाचन आयुक्त द्वारा। संसद को ऐसी कोई शक्ति तो प्राप्त होती नहीं है कि वो झगड़ों का निपटारा करे, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। निर्वाचन आयुक्त भी इस संबंध में कोई अधिकार नहीं रखता, तो 2 ऑप्शन कट गया।
इसमें दोनों में गेस किया जाए तो सही आंसर टिक किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 71 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप लोग संसद के कार्यों को पढ़ते हैं तो उसमें संसद की अर्ध न्यायिक शक्तियों में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना शामिल है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जिसमें दोनों सदनों द्वारा कार्यवाही की जाती है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में प्रस्ताव पहले रखा जाता है, उसके अलावा जो दूसरा सदन होता है वो महाभियोग की जांच करवाता है। अगर वो सही पाता है महाभियोग के प्रस्ताव को, तो इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, और जब 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, कुल का 2/3 बहुमत, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में भी कभी कभी हम लोग आमतौर पे महाभियोग शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? ए गृह मंत्रालय के, बी विधि मंत्रालय के, सी प्रधानमंत्री सचिवालय के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर ये संस्था स्वतंत्र नहीं होगी तो हमारे यहाँ चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है, 15वें भाग में, या किसी के अधीन काम नहीं करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों में ये अधिनियम लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, और ये पंचायती राज से संबंधित है, जो कि भारत के पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू नहीं है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? ए 16, बी 22, सी 24, डी 25। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही इसका आंसर मैंने बताया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 मूल अनुच्छेद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? ए विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, बी बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, सी केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया, डी घटती हुई बुद्धि संगतता। तो अगर ध्यान से ऑप्शन को पढ़ा जाए तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि घटती हुई बुद्धि संगतता आधुनिकीकरण का तत्व नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलमंड एवं पावेल के लिए राजनैतिक संस्कृति का कौन सा संघटक नहीं है? ए संज्ञानी अभिविन्यास, बी भावात्मक अभिविन्यास, सी मूल्यांकन अभिविन्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को राज सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में किसने वर्णित किया है? ए हरमन फाइनर द्वारा, सेबाइन द्वारा, सी मैकाइवर द्वारा, डी बर्क द्वारा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइनर द्वारा। इसके अतिरिक्त इनके बारे में एक फैक्ट आप लोगों को और याद होगा, फाइनर दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णित किया है? GDH कूले, AV डायशी, फाइनर, ब्राइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लोकतंत्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ दबाव समूह को भी लोकतंत्र का सदन स्वीकार किया गया है, क्योंकि दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं विधि निर्माण में, क्योंकि इनके द्वारा अपने हित को पूरा करने के लिए सरकार और व्यवस्थापिका पर दबाव डाला जाता है। और इन्होंने अज्ञात साम्राज्य भी कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अभिप्राय है? ए परंपराओं में परिवर्तन, बी धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन, सी वेशभूषा में परिवर्तन, डी विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन आधुनिकीकरण का मतलब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं? ए मार्टिन ए कपलन, बी डेविड ईस्टन, सी पीटर एच मर्कल, डी कार्ल जे फ्रेडरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। इन्हें उत्तर व्यवहारवाद के जनक के रूप में याद किया जाता है। ये कनाडाई मूल के अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में लिखी। द पॉलिटिकल सिस्टम बुक इनकी 1953 में आती है, द पॉलिटिकल सिस्टम। और ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में इनकी बुक प्रकाशित होती है। हमारा अगला और आज का आखिरी प्रश्न, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, बी समाज सेवा, सी अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना, डी लोगों पर दबाव डालना। आप लोग देख रहे होंगे दबाव समूह का से संबंधित क्वेश्चन लगातार कई प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, और इस प्रश्न पत्र में भी दबाव समूह से ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते। ये काम किसका है? ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। समाज सेवा भी इनका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये अपना या अपने सदस्यों के हित को प्राप्त करने के लिए दबाव डालती हैं सरकार पर। ये लोगों पर दबाव नहीं डालती हैं, सरकार या व्यवस्थापिका पर दबाव डालती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी इस प्रश्न पत्र के पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।